Hello everyone, welcome back to my channel. I am Paniksha Bhardwaj. Hope you all are fine. आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की जो टेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन। इस टेक्स्ट बुक का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन है उसका फोर्थ चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसी का टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डिजास्टर को किस तरह से मैनेज करा जाता है और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन क्या रहती है डिजास्टर को कम से कम जो है वो करा जा सके, या कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स जो है, मतलब जो भी डिजास्टर हुआ है उस डिजास्टर को कैसे ओवरकम करना है, उससे कैसे निकलना है, लोगों को कैसे हेल्प करना है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन भी दिया हुआ है पेट्रो नामकोवा के द्वारा, जिन्होंने बोला है वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल डिजास्टर बट वी कैन आर्म आवरसेल्व्स विद नॉलेज। हम नेचुरल डिजास्टर्स को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को नॉलेज से ग्रस्त कर सकते हैं, हम अपने आप को नॉलेज से भर सकते हैं। So many lives would not have to be lost if there was enough disaster preparedness। मतलब यहाँ ये कहा गया कि हम लोग डिजास्टर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को नॉलेज से भर सकते हैं, सो दैट कि बहुत सारी लाइफ्स जो कि बहुत बड़े डिजास्टर में लॉस हो सकती हैं वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की वजह से बच सकती हैं। ठीक है, हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें ये जो कंटेंट दिया हुआ है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है, ये सब चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर का हेडिंग आप देख सकते हैं क्या है, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। अपने आप को डिजास्टर से हम लोग कैसे बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो क्लास 9th में आपने बहुत सारे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके इम्पैक्ट्स पढ़े होंगे और मिटिगेशन मेजर्स भी पढ़े थे। एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स आर आल्सो नोन एज मैन मेड डिजास्टर। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं डिजास्टर के टाइम पे, जो कभी भी किसी भी टाइम पे हिट हो सकता है। हम लोग ये भी देखेंगे समझेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजास्टर के टाइम पे। एक बेसिक नॉलेज जो है स्किल से रिलेटेड कि किस तरह से हमें डिजास्टर के टाइम पे सरवाइव करना है और किस तरह से हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, वो सब चीज़ें जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करी गई हैं। अब देखिए ये एक पिक्चर है, यहाँ शो करा हुआ है कि किस तरह से एक अर्थक्वेक के टाइम पे जो डैमेज है बिल्डिंग्स को वो देखने का मिलता है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, यही चीज़ें हमें समझनी है, यहीं से हमें नॉलेज लेनी है कि किस तरह से हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, अब हम सर्वाइवल स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमें अपने आप को तैयार रखना है। कभी भी कोई डिजास्टर अगर हिट हो जाता है तो हम किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं उस कंडीशन में, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंशियंट टाइम से ही इंसान जो है वो डिजास्टर से कॉप अप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड को डैमेज होता है। जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी है वो डिजास्टर प्रोन एरिया में आता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिजास्टर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अर्थक्वेक्स का, लैंडस्लाइड्स का, बहुत सारे फेटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही भयानक तरह के एक्सीडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं। अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हैज़र्ड है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो सडन आता है और बिना वार्निंग के आता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो एक इस तरह की डिजास्टेरियस सिचुएशन में पड़ जाती है, जिसमें उसको वो मतलब समझ नहीं सकती है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे, और दोनों इन कंडीशन में रेस्क्यू और फर्स्ट एड जो है वो उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बोला गया है, ये जो चैप्टर है हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि सर्वाइवल स्किल्स को हमें समझना होगा, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू एज वेल एज फर्स्ट एड जो है वो किस तरह से स्कूल चिल्ड्रंस को दिया जाए या लोगों को दिया जाए, ताकि वो किसी भी डिजास्टर के टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और दूसरों को भी हेल्प कर सकें और अपने आप को भी हेल्प कर सकें। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्च एंड रेस्क्यू।
तो सर्च का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फाइंड आउट करना। यहाँ पे फाइंड आउट करने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है? और रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है टू सेव समबॉडी, किसी को बचाना, ठीक है? किसी को भी, जो भी ऐसी कंडीशन में है, दैट इज़ टू सेव समबॉडी दैट इज़ इन अ डेंजरस सिचुएशन, जो कि डेंजरस सिचुएशन में है, उसको सेव करना, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्क्यू करना। अब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, सर्च करना और रेस्क्यू करना विक्टिम्स को डिज़ास्टर साइट पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, विक्टिम कौन हो गया? विक्टिम वो पर्सन हो गया जो उस टाइम पीरियड में इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है? किसी भी डिज़ास्टर में जो पर्सन इफ़ेक्ट होगा, ठीक? उसको हम विक्टिम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो है सर्च और एज वेल एज रेस्क्यू टीम का, वो ये है कि विक्टिम को डिज़ास्टर साइट से बाहर निकालना बिना टाइम को वेस्ट किए। मोर ओवर, सर्च और रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो सब प्रिकॉशंस लेके जाएंगे विक्टिम्स को शिफ्ट करने के लिए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर उसकी हेल्थ को भी कोई तरह का नुकसान ना हो, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम वहाँ फेस करनी पड़े। उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब एक विक्टिम को डिज़ास्टर प्रोन एरिया से क्या करा जाएगा? शिफ्ट करा जाएगा। सारे के सारे प्रिकॉशंस उसको दिए जाएँगे। सर्च और रेस्क्यू जो है वो एक वेल वेल प्लान्ड एक्टिविटी है, या जो परफॉर्म करी जाती है इंडिविजुअल या फिर स्पेशली ट्रेन्ड प्रोफेशनल के ग्रुप्स के द्वारा सर्च और रेस्क्यू में, जहाँ पे किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है उसको नज़रअंदाज ना कर कर सेफ्टी को ध्यान में रखकर प्रोवाइड करा जाता है विक्टिम्स को, ठीक? ये एक तरह का इवेंट है जिसको क्लोज कोऑपरेशन में ऑर्गेनाइज करा जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में, जैसे लोकल पब्लिक, ट्रेन वॉलेंटियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये एक तरह का इवेंट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, और नुकसान ना हो लोगों को, पब्लिक को, ठीक है? उसको बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। वो काम क्या किए जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लोकल कम्युनिटी एज रेस्क्यूअर्स, जो मतलब लोकल लोग होंगे। लोकल लोग मतलब जहाँ पे डिजास्टर हिट हुआ होगा वहाँ आसपास कोई ना कोई लोग तो रहते ही होंगे ना, उन्हीं को लोकल कम्युनिटी जो है वो कंसीडर करा गया है। और रेस्क्यूअर्स वो लोग होंगे जो कि किसी की जान को बचाने के लिए वहाँ पहुंचे हैं। अब कम्युनिटीज जो कि उन एरियाज के आसपास में रहती है या रह रही होगी, उनको तो डिजास्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और वो लोकल रिसोर्सेज के थ्रू और अपने डिफरेंट स्किल्स का यूज़ कर कर रेस्क्यू और सर्च टीम को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। उसके बाद ट्रेंड और स्किल्ड रेस्क्यूअर्स जो कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम के मेंबर्स होंगे, वो लोग क्या करते हैं? डिजास्टर कभी भी होगा वहाँ जाते हैं और लोकल कम्युनिटी की हेल्प के साथ अपने प्लान को भी क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, और वहाँ पे जो भी उनको हेल्प चाहिए होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वो हेल्प वगैरह लेकर वहाँ पे एरिया पे पहुँचते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। अब आता है टीम कॉम्पोजिशन, ठीक? टीम कॉम्पोजिशन जो है वो क्या रहती है? तो ट्रेंड इंडिविजुअल्स, जिसमें मेल और फीमेल, उनका फिजिकल स्टेटस जो है वो अच्छा होना चाहिए, इमोशनली बैलेंस्ड होने चाहिए, और इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने के लिए राजी होने चाहिए। कि उनको अगर शॉर्ट नोटिस मिला है कि हमें आप लोगों की नीड है, हमें इस तरफ जाना है या इस डिजास्टर में लोगों को हेल्प करने जाना है, तो वो मना नहीं करने चाहिए, ठीक है? इस तरह के मेंबर्स जो हैं वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में चाहिए। टीम लीडर जो है वो एक गुड रेस्क्यू है, मोरल बूस्टर होता है। मोरल बूस्टर को आप कह सकते हैं कि हौसला अफजाई करने वाला होगा, जो अपने मेंबर्स की हौसला अफजाई करता रहेगा, और प्रोफेशनल डिसीजन मेकर होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने के लिए। लीडर जो है वो पूरी टीम की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है? कि किसी भी टीम मेंबर को किसी भी तरह की इंजरी ना हो जाए, नुकसान ना हो, इसका ध्यान कौन रखता है? जो लीडर होता है, टीम लीडर जो होता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर्च एंड रेस्क्यू टीम के? सबसे पहले विक्टिम को सर्च करना डेब्रिज में, और उसको रेस्क्यू करके सेफ्टी प्लेस पे जल्द से जल्द पहुंचाना। सेकंड आ जाएगा फर्स्ट एड प्रोवाइड करना विक्टिम को, और उसको जल्द से जल्द उसकी कंडीशन को देखकर जल्द से जल्द उसको ट्रांसपोर्ट करना नियर बाय हॉस्पिटल्स में, ठीक है? थर्ड आ जाता है
एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करना, रिकवर करने में, हैंड ओवर करने में, डिस्पोज ऑफ डेड बॉडीज एज वेल एज डेड एनिमल्स का डिस्पोजल करना जल्द से जल्द, ताकि डिजीज को स्प्रेड होने से बचाया जा सके। सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं कॉर्डोनिंग ऑफ करने में, डैमेज एंड कोलैप्सिंग बिल्डिंग्स। कई बार ऐसा होता है ना, कहीं पे डिजास्टर हुआ है तो वहाँ पे लोग ना घेराबंदी करके बैठ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे बिल्डिंग गिरने का खतरा हो सकता है, जहाँ पे भी डिजास्टर हुआ है डैमेज हो सकता है, इसीलिए ये सारे स्टेप्स वहाँ करने होंगे। बोलते हैं जिसको फेंसिंग कर देना एक तरह से, ठीक है, एरिया को घेराबंदी करके रोक देना वहाँ पे। उसके बाद वॉलेंटियर्स, लोकल वॉलेंटियर्स को ट्रेन करना ताकि वो असिस्ट कर सके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, ना कि उनको अवेयर करते रहना कि वो लोग अवेलेबल मटेरियल को किस तरह से यूज़ करेंगे फ्यूचर में। इन सब चीज़ों के बजाय उनको जल्द से जल्द क्या करें, उनको ट्रेन करें ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में वो उनको असिस्ट कर सके। जॉब्स क्या है रेस्क्यू की टीम का, लीडर और टीम मेंबर्स का। लीडर का क्या काम रहता है रेस्क्यू करने में, और टीम मेंबर्स का क्या रहता है। पहले हम लीडर का देखेंगे। तो लीडर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, डिजास्टर एरिया को एसेस करेगा। एसेस करने का मतलब देखेगा, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, क्या क्या डैमेज हुआ है, कितना लॉस हुआ है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ये सब चीजें कौन करता है, लीडर करता है। उसके बाद फाइंड करना सेफेस्ट अप्रोच को डिजास्टर एरिया को देखकर। मतलब यहाँ अगर डिजास्टर हुआ है तो उसके जगह पे उसको सेफेस्ट प्लेस को भी देखना होगा, ताकि जल्द से जल्द वो क्या करे, विक्टिम को नियर बाय सेफेस्ट प्लेस पे पहुंचा सके। देन उसके बाद इसमें वो लोकल इनहेबिटेंट्स की हेल्प भी ले सकता है, ताकि वो उनको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। देन उसके बाद to bike all precaution to safeguard the search and rescue so that member of the team gets injured during the search and rescue operation। जितने भी यहाँ पे बाइक नहीं आएगा, यहाँ पे टेक है, ठीक है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। तो सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं ताकि सर्च एंड रेस्क्यू टीम को भी सेफ रखा जा सके, ताकि कोई भी टीम मेंबर जो है वो इंजर्ड ना हो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के टाइम पे, ठीक है। टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करना, सिचुएशन को नज़र में रख कर टाइमली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना अपने टीम मेंबर्स को। ये किसका काम है, ये काम है टीम लीडर का। देन आते हैं टीम मेंबर्स का क्या काम है। सबसे पहले टीम मेंबर्स को कूल रहना है, काम रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, होपफुल रहना है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, इस तरह से। उसके बाद टीम लीडर की कमांड्स को ओबे करना काम जो है वो किसका है, टीम मेंबर्स का। सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग हेलमेट ये पहनने होने चाहिए टीम मेंबर्स ने, क्योंकि अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी तो वो विक्टिम्स को बचा पाएंगे। देन उसके बाद पेयर्स पे उन लोगों को काम करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना है, और साथ ही साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते रहना है। उसी के साथ एक दूसरे को बुलाते भी रहना है, ठीक है, बातचीत करते रहना एक दूसरे से, ताकि उनको भी पता चले कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो टीम मेंबर्स को नहीं हो रहा है। उसी के साथ साथ उनको हर एक पॉसिबल साउंड्स को सुनना होगा, जैसे किसी के रोने की आवाज़, किसी अलार्म की, या फिर कोई हेल्प के लिए अगर चिल्ला रहा है, इन सब साउंड्स के लिए वो लोग अवेलेबल रहें। मतलब ये नहीं हो कि वो अगर अपने में बात कर रहे हैं तो वो उसी में बिज़ी रहें। उन सबको मतलब अवेयर होना होगा इन सब चीज़ों से के लिए, क्योंकि वो एक डिज़ास्टर प्रोन एरिया में विक्टिम्स को हेल्प करने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही वो उन लोगों की हेल्प कर पाएँगे। इसी के साथ-साथ किसी भी चीज़ को पुल नहीं करना, पुश नहीं करना है, जैसे डोर्स, डैमेज चीज़ों को, प्रोजेक्टेड प्लैंक्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, देखने में वो दरवाज़ा ऐसे लग रहा होगा कि वो लगा हुआ है, आप उसको पुश करोगे तो शायद वो गिर जाए, जिसकी वजह से खुद को भी नुकसान हो सकता है और विक्टिम को भी, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जितनी भी वायर्स वहाँ पड़ी होंगी या केबल्स वहाँ पड़े होंगे, उनको लाइव वायर्स कंसीडर करना है, क्योंकि अगर चाहे वहाँ लाइट बंद है, मे बी अचानक से लाइट आ जाए, तो वो किसी भी तार को पकड़ रहे हैं अगर, तो वो वहाँ पे उसमें अगर करंट आना शुरू हो जाएगा तो खुद को भी नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ-साथ आग नहीं जलानी है, जिसकी वजह से आग फैल सकती है और रेस्क्यू टीम भी इंजर्ड हो सकती है, ठीक है। जेंटल रहना और केयरफुल रहना है अपने हर एक एक्शन में एज वेल एज अपनी मूवमेंट्स में। मैक्सिमम सेफ्टी को लेके जाना है, और विक्टिम को जब डेब्रिस से निकालना है, ठीक है, तो हर एक सेफ्टी को ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि विक्टिम अगर डेब्रिस में पड़ा हुआ है तो उसको खींचना शुरू कर दो, इससे विक्टिम को इंजरी हो सकती है और शायद रेस्क्यू टीम के मेंबर को भी इंजरी हो सकती है। तो ध्यान से जो भी काम करना है वो ध्यान से करना होगा। विक्टिम के पास जब वो पहुंच जाए ईजिली, उसकी कंडीशन को देखकर उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें, उसको फैसिलिटेट, मतलब देखिए उसको ब्रीथ हो रहा है कि नहीं, ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं,
अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करा जाए। सर्च और रेस्क्यू टीम जो है विक्टिम की, वो नेसेसरी फर्स्ट एड प्रोवाइड करेगी विक्टिम की कंडीशन को देखकर। इसी के साथ साथ विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करा जाएगा सेफेस्ट प्लेस में, जो भी अवेलेबल मटेरियल उनके पास उस टाइम होगा उसके थ्रू वो उसको सेफेस्ट प्लेस पे पहुंचाएंगे। स्ट्रेचर्स का भी जो है वो बनाएंगे बैम्बू स्टिक्स का यूज़ करके। लेडर्स, रोप स्ट्रेचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू स्टिक्स और ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स का भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। एक रेस्क्यूअर के पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए। सबसे पहले उसके पास हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो अपना हेड वगैरह कवर रखेगा। लाइफ जैकेट्स, गम बूट्स, ठीक है, जो नी तक होते हैं, टॉर्च, विसल, ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो विक्टिम की सेफ्टी के लिए उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले उनके पास लेडर होनी चाहिए, ठीक है, सीढ़ी, रोप, रस्से होने चाहिए, पुली। ये एक तरह की गरारी होती है, ठीक है, जस्ट लाइक शेप लाइक दिस, जैसे आप लोग जिम में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ताकि कोई अगर हाइट पे है तो उसको नीचे लाया जा सके विद प्रॉपर सेफ्टी, ठीक है। स्मॉल कटिंग टूल्स होने चाहिए, जैसे हैमर हो गया, स्ट्रेचर होना चाहिए। देन उसके बाद स्मॉल कटिंग टूल्स जैसे हैमर कह सकते हैं, हैमर हथौड़ा हो गया। स्मॉल कटिंग टूल्स जैसे छोटा नाइफ वगैरह हो गया, छोटी छोटी चीज़ें काटने का सामान। स्ट्रेचर्स, बैम्बू स्टिक्स, बैरल्स मतलब गैलनी, पीपा, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एयरफिल ट्यूब्स भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अल्ट्रा मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट जो उनके पास होने चाहिए वो क्या है, इंफ्रारेड कैमरास, ठीक है, जैसे होता है ना हेलमेट्स के ऊपर कैमरास वगैरह लगे होते हैं। एक्योस्टिक डिवाइसेस, ये एक टेलीफोनिक का पार्ट होता है जिसमें पर्सन जो है वो बात करके, मतलब टीम मेंबर्स आपस में बात कर कर एक दूसरे को पूछ सकते हैं सिचुएशन के बारे में। बायोरेडार्स, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है रेडियो वेव्स को यूज़ करके। लाइफ लोकेटर्स जो हो गया, ये एक तरह से आप कह सकते हैं विक्टिम्स को लोकेट करने में हेल्प करता है डिजास्टर के टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है फर्स्ट एड का। तो फर्स्ट एड में आप कह सकते हैं फर्स्ट एड जो है वो एक प्रोविजन है इनिशियल केयर का। इलनेस और इंज्योर्ड पर्सन को ये सोचकर उसको नहीं फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाता कि इससे इसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। हाँ, उसकी कंडीशन को वर्स होने से रोकने के लिए फर्स्ट एड दिया जाता है कि उसकी कंडीशन वर्स ना हो जाए, ठीक है। जब तक उसको मेडिकल हेल्प मिलती तब तक उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि उसकी कंडीशन को बैड से वर्स बनने में रोका जा सके। फर्स्ट एड किट में क्या क्या है वो यहाँ बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट एड किट में जो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्टेरिलाइज गॉज ड्रेसिंग्स, मतलब अब ड्रेसिंग करने के लिए जो पट्टी वगैरह होती है, ट्रायंगुलर बैंडेजेस, क्रीप रोल बैंडेजेस, सेफ्टी पिन्स, डिस्पोजल स्टेरिलाइज ग्लव्स होने चाहिए, एंटीस्पेटिक ऑइंटमेंट्स होनी चाहिए, सीजर, क्रीम और स्प्रे टू रिलीव इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, पेन किलर्स होने चाहिए जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ठीक है। अब फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव सबसे पहले टू सेव लाइफ बाय मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, एबीसी। किसी की भी लाइफ को बचाने के लिए उसके वाइटल फंक्शंस का काम करना बहुत ज़रूरी होता है, एबीसी। ये ना लास्ट टाइम 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, क्या वो सांस ले पा रहा है, उसके मतलब ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हुई, या प्रॉपर सांस ले रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो उसका देखना है कि ये फंक्शन कर रहे हैं कि प्रॉपरली कि नहीं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो फर्स्ट एड दिया जाता है, ठीक है। विक्टिम्स की कंडीशन को बैड से वर्स होने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए प्रैक्टिसाइज करा जाता है एबीसी ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा समय ना लेते हुए विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। मोरल उसको सपोर्ट देना चाहिए विक्टिम को, हौसला अफजाई करते रहना चाहिए कि तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही लगा है, इस तरह से उसको जो है उसको मोरल बढ़ाते रहना चाहिए ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो। एक्शन प्लान क्या होता है फर्स्ट एड प्रोवाइडर का, जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है वो क्या करेगा। सबसे पहले फर्स्ट एड प्रोवाइडर जो है डीआरएबीसी के को फॉलो करेगा। डीआरएबीसी क्या है, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। दैट मीन्स सबसे पहले वो क्या करेगा, चेक करेगा कि विक्टिम के इर्द गिर्द में किसी तरह का डेंजर तो नहीं है और उसको केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। दूसरा, चेक करेगा विक्टिम का रिस्पॉन्स, क्या विक्टिम कॉन्शियस तो नहीं है, अनकॉन्शियस तो नहीं है, क्या मतलब वो बेहोश है, क्या वो होश में है, ये सब चीज़ें देखेगा, ठीक है।
उसके बाद विक्टिम के एयरवेज जो है वो क्लियर है, जहाँ से वो सांस ले रहा है, जैसे नाक मुंह वगैरह जो है उसमें कहीं ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं हुआ है। देन उसके बाद चेक करेगा विक्टिम ब्रीथ कर रहा है कंफर्टेबली, कहीं उसकी सांस ज़्यादा तेज तो नहीं है, बिल्कुल धीमी तो नहीं हो गई है, ठीक है, ये सब चेक करेगा। देन उसके बाद विक्टिम का जो ब्लड है वो नॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट एड प्रोवाइडर देखेगा जब वो एक विक्टिम को वो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक फेंटिंग एंड लूजिंग कॉन्साइंस, ठीक है, बेहोश हो जाना, होश में ना रहना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो अनकॉन्शियसनेस या फेंटिंग जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर तब देखने को मिलेगा जब उसका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिल सकती हैं जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और इसी के साथ साथ हार्ट भी माल फंक्शनिंग कर रहा होगा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। देन उसके बाद ये जो स्टेट है, देखो यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है, दिस इज नॉट यूटी, ये जो स्टेट है, ठीक है, इससे पहले भी एक वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे भी यूटी लिखा हुआ है, दैट इज नॉट कॉल्ड यूटी, दैट इज अ स्टेट। ये एक तरह का ऐसा स्टेट है ह्यूमन बॉडी का जहाँ पे ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से सांस लेने के जो जरिए हैं वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। इस स्टेट की वजह से विक्टिम को डेथ भी हो सकता है अगर उसको इमीडिएटली फर्स्ट एड प्रोवाइड ना करा जाए। डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं अनकॉन्शियसनेस के, और जो सबसे कॉमन है अनकॉन्शियसनेस के कॉजेज वो क्या है, किसी को सडनली कोई शॉकिंग न्यूज़ दे देना, हाइट से गिरना, ठीक है, एपिलिप्सी जैसे मिर्गी के दौरे पड़ना, कार्बन मोनोऑक्साइड या ड्रग पॉइजनिंग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लो ब्लड प्रेशर, स्टेट ऑफ शॉक हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से जो है विक्टिम अनकॉन्शियस हो सकता है। अनकॉन्शियसनेस को डील कैसे करना है, क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स यहाँ दिए हुए हैं। क्या करना चाहिए, सबसे पहले विक्टिम जो होगा या पेशेंट जो होगा उसको इंज्योर्ड होने से बचाना है, ठीक है, कि वो गिर ना जाए, क्योंकि जो बेहोश होता है वो इंसान गिर जाता है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, तो उसको इंज्योर्ड होने से हमें बचाना होगा, ठीक है। उसका जो हेड है टिल्ट करना होगा बैकवर्ड की तरफ, मतलब अगर वो लेट गया है, मतलब उसको लटाया गया है, तो उसका जो हेड है बैकवर्ड की तरफ थोड़ा सा डाउन में करना है, ठीक है। उसका मुंह में सलीवा होगा ना, उसको क्लियर करना है ताकि उसका एयरवेज जो है वो क्लियर हो सके। उसकी टांगों को ऊपर कर देना है ताकि वो क्या कर सके, उसके वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कर सके और ब्रेन, हार्ट, लंग्स जो है वो उसके प्रॉपरली काम कर सके। अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको लूजन करना होगा। पेशेंट को विंटर में वार्म और समर में कूल करके रखना है ताकि उसको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। कंडीशन जो है पेशेंट की उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा या पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसी के साथ साथ पेनफुल पिंच देना है ईयर लोब्यूल की तरफ पेशेंट को, ताकि आप उसकी मूवमेंट को देख सको, क्या वो आंखें खोल रहा है कि नहीं, बॉडी की मूवमेंट हो रही है कि नहीं। ये कब होगा, जब आप उसके ईयर लोब्यूल को क्या करोगे, पिंच करोगे। उसके बाद अब आता है क्या नहीं करना है। अनकॉन्शियस पेशेंट को आपको पानी नहीं देना है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका एयरवे ब्लॉक हो सकता है। पेशेंट को अगर मतलब अनकॉन्शियस पर्सन कभी कभार होश में थोड़ा बहुत आता है, तो जैसे वो होश में आएगा उसको खड़े करके चलने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हुआ है, गिर सकता है। एरिया को ओवर क्राउड नहीं करना है, ओवर क्राउड की वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे ना पूरी पिक्चर्स बताई हुई हैं कि किस तरह से आपको अनकॉन्शियस पर्सन के एयरवेज को चेक करना है, कैसे उसका हेड जो है वो टिल्ट करना है, कैसे उसके मुंह से सलीवा को बाहर निकालना है, ठीक है, ताकि उसके एयरवेज को ब्लॉक होने से रोका जा सके। ब्रीथिंग प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कैसे दी जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे आप चेक कर सकते हैं, मैनुअल क्लियरिंग ऑफ द एयरवे, हाथ से कैसे उसके एयरवे ब्लॉकेज को जो है वो ठीक कर सकते हो, ये सारा यहाँ पे पिक्चर्स में शो करा हुआ है, आप एक बार खुद से रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इफ़ द पल्स कुड नॉट बी, फार नहीं है यहाँ पे, फेल्ट है। अगर महसूस नहीं हो रही है विक्टिम की या पेशेंट की पल्स रेट, और अगर महसूस हो रही है बट वो इरेगुलर है, तब क्या किया जाएगा, इसका मतलब है कि जो हर्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, और उस टाइम फर्स्ट एड वॉलेंटियर्स जो है वो इमीडिएटली एक्सटर्नल हर्ट मसाज जो है वो पेशेंट को या विक्टिम को देंगे। और ये जो एक्सटर्नल हर्ट मसाज है ये ओनली वेल ट्रेन्ड फर्स्ट एड वॉलेंटियर्स ही दे सकते हैं। कैसे दी जाती है देखिएगा, 80 टू 100 हर्ट कंप्रेशन जो है पर मिनट वो दिए जाएंगे इन द सेंटर ऑफ चेस्ट,
चेस्ट के सेंटर में टू मेक द हार्ट फंक्शन वेल, ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली काम कर सके जब तक मेडिकल हेल्प उसको अवेलेबल होती। चेस्ट कंप्रेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर अप दी जाती है, ताकि वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज जो है वो प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, किस तरह से दिया जाता है, यहाँ पे पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं। यू कैन लुक आफ्टर द स्पेस एंड विल गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्सटर्नल हार्ट मसाज। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। होप करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।